नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजाता देशमुख और आशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक एंड शेयर करना एंड कमेंट्स देना मत भूलिए। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं SYBCom के सेमेस्टर 4 के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेकेंड की सीरीज़ 1, जिसमें होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स पे बेस्ड MCQs दिए गए हैं, डिस्कस करने वाले हैं हम। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली देखते हैं। सपोज ये एक बी लिमिटेड है और उसके पास 100 शेयर्स है, मतलब खुद के उस बी लिमिटेड के 100 शेयर्स हैं। ये दूसरी कंपनी है ए लिमिटेड और उस ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 100 में से 70 शेयर परचेस किए हैं। बाकी के जो 100 में से 70 अगर गए तो 30 शेयर जो है वो दूसरे शेयर होल्डर ने, मतलब अलग अलग शेयर होल्डर्स ने होल्ड किए हैं। इन केस में क्या होता है ये देखते हैं। इनडायरेक्टली इस 100 शेयर्स में से पूरे 70 शेयर, मतलब 50% से ज़्यादा शेयर इस ए लिमिटेड के हैं। जो भी होल्डिंग में, वरना जो भी बी लिमिटेड में शेयर होल्डर्स की मीटिंग में डिसीजन लिए जाएंगे उसमें मेजॉरिटी होगी ए की, और जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी मतलब मेजॉरिटी के अपोजिट, जिसके 50% से कम शेयर है, ये दूसरे शेयर होल्डर्स हैं। तो इन्हें अकाउंट्स में क्या कहते हैं वो हम देखेंगे। तो ए लिमिटेड जिसने 50% से ज़्यादा शेयर दूसरे कंपनी के परचेस किए हैं उसे हम होल्डिंग कंपनी कहेंगे। जिसके शेयर्स परचेस किए जाते हैं उसे सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं, और सब्सिडियरी कंपनी में होल्डिंग कंपनी छोड़ के बाकी के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कहते हैं। तो इस पे बेस थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखते हैं। तो सब्सिडियरी कंपनी इज़ ऑलवेज हैविंग द सेपरेट लीगल स्टेटस। बहुत बार क्या होता है कि हमें लगता है कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को लेती है, मतलब सब्सिडियरी कंपनी विल लूज इट्स एग्जिस्टेंस। नो, शेयर्स ही सिर्फ परचेज किए जाते हैं, लेकिन सब्सिडियरी कंपनी उसका काम अलग करती है, होल्डिंग कंपनी काम उसका अलग करती है। होल्डिंग कंपनी इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पेरेंट कंपनी। उसका होल्ड रहता है, वो कंट्रोल करती है, इसीलिए हम उसे पेरेंट कंपनी भी कहते हैं। होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी इन दोनों को मिला के, मतलब एक अगर होल्डिंग कंपनी, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था ए लिमिटेड, और उसकी सपोज बी एक सब्सिडियरी है, सी एक सब्सिडियरी है, वरना सी की और कोई सब्सिडियरी है, तो इन सारों को और ए को मिला के उसे हम कहते हैं ग्रुप। होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी इन दोनों का एक कंबाइंड, मतलब कंसोलिडेटेड जो बैलेंस शीट है वो बनाना पड़ता है। ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कंपनी लॉ में कभी भी कंपल्सरीली नहीं दिया है, लेकिन जो ICAI स्टैंडर्ड इशू करता है उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 इशू किया है, जिसके मुताबिक हमें होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी का कंबाइंड बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। तो उसके आगे देखते हैं। Dash company enjoys the control over another existing company by acquiring more than 50% of shares। तो अभी मैंने कहा है, अगर 50% से ज़्यादा शेयर किसी भी कंपनी के दूसरे कंपनी ने एक्वायर किए हैं तो हम उस जिसने एक्वायर किए हैं हम उसे होल्डिंग कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट वन, होल्डिंग एंड ऑल इट्स सब्सिडियरी कंपनीज combinedly called as, they are called as a group. Next, if the holding company owns dash percent of shares of subsidiary company, it is known as wholly owned subsidiary, WOS। जो भी कंपनी दूसरे कंपनी के 100 पूरे के पूरे शेयर होल्ड करती है तो हम उसे होली ओन्ड सब्सिडियरी कहते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, डैश इज द रिलेटेड विथ प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 जो है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के बारे में रिलेटेड है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, डैश एक्वायर्स कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द कंपनी। होल्डिंग कंपनी एक्वायर्स कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द कंपनी, मतलब वो कंपनी का एग्जिस्टेंस पे इम्पैक्ट नहीं करती, लेकिन वो कंपनी के कामकाज को कंट्रोल करती है इनडायरेक्टली, ज़्यादा परसेंट शेयर लेके। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज टू बी फुलफिल्ड टू बिकम अ होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर कंपनी। तो कंडीशन देखते हैं। होल्डिंग कंपनी इज अ लिमिटेड कंपनी, करेक्ट है। इट एक्वायर्स मेजॉरिटी और ऑल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द अदर कंपनी, ये भी करेक्ट है। इट कंट्रोल्स द composition of board of directors of another company। either 50% से ज़्यादा शेयर, वरना जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर मेरे हैं
वरना सब्सिडियरी कंपनी सेपरेटली उसका एग्जिस्टेंस है उसका, तो ये चारों कंडीशन भी सूटेबल है होल्डिंग कंपनी बनने के लिए, तो ऑल गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट वन, डैश मीन्स द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग एंड इट्स सब्सिडियरी इन अ सिंगल फॉर्मेट। तो सिंपल क्या है, अगर मैं होल्डिंग कंपनी का एंड सब्सिडियरी कंपनी का दोनों का मिला के फाइनल अकाउंट बनाती हूँ, जैसे दोनों का मिला के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों का मिला के एसेट्स, दोनों का मिला के लाइबिलिटीज, तो उसे हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइड शेयर होल्डर्स इज टर्म्ड एज, अभी मैंने पहले ही स्लाइड में आपको बताया था कि जो होल्डिंग कंपनी छोड़ के जो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं जिनकी मेजॉरिटी होल्डिंग नहीं है सब्सिडियरी कंपनी में, तो उसे हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते हैं। सो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज टू बी computed and shown as a separate item on the dash side of the consolidated financial statement। अभी दोनों का मिला के जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज़ अ काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी, क्योंकि मुझे वो देना है, इसीलिए इट शुड बी शोन ऑन अ लाइबिलिटी साइड। थोड़ा सा कैलकुलेशन है। पी लिमिटेड होल्ड्स 2600 शेयर्स इन क्यू लिमिटेड। Q Limited's total capital contains 5000 equity shares. Calculate the ratio of holding company and its subsidiary company। तो होल्डिंग कंपनी के यहाँ पे सब्सिडियरी कंपनी का रेशो निकालते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 5000 इक्विटी शेयर्स, हमें क्या करना है ये पहले मैं आपको बताती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। ये देख लीजिए क्यू लिमिटेड के टोटल होल्डिंग जिसके होल्ड किए गए हैं उसके 5000 टोटल शेयर्स हैं, उसमें से पी लिमिटेड के कितने शेयर्स हैं, यहाँ पे 4000, यहाँ पे बच्चों 4000 शेयर्स हैं, ये कंसिडर करो। और 5000 में से अगर 1000 गया तो 1000 होते हैं दूसरे शेयर होल्डर्स को, जिसे हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी कहते हैं, वरना माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कहते हैं। सो 4000 एंड 1000 का रेशो निकालना है 4:1। सो पी लिमिटेड जो है होल्डिंग कंपनी, उसका रेशो 4 + 1 = 5, सो 4/5 एंड 1/5। तो हमारे पी लिमिटेड का रेशो आएगा यहाँ पे 4/5। नेक्स्ट वन, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला दिया गया है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब जो भी माइनॉरिटी दूसरे शेयर होल्डर्स को मुझे देना है, तो क्या देते हैं हम, शेयर कैपिटल देते हैं, रिवेन्यू प्रॉफिट देते हैं, उसमें उनका जितना पोर्शन है। अगर बोनस शेयर इशू किए गए हैं तो बोनस शेयर्स का भी जो रेशो है वरना पोर्शन है उनका वो भी देते हैं। अगर कैपिटल लॉस है वरना रिवेन्यू लॉस है तो उसका भी पोर्शन हम उनसे लेते हैं, और फाइनल में जो भी अमाउंट आती है उतनी अमाउंट मुझे लाइबिलिटी बोल के लाइबिलिटी साइड में दिखानी पड़ती है। नेक्स्ट वन, the shares of minority in equity shares of Q Limited, that is the subsidiary limited, is rupees 20,000. The shares in capital profit is rupees 5,000 and revenue loss is rupees 3,000. Calculate the minority interest in Q Limited। यहाँ पे भी वही करना है, देख लो हमें जो भी मिलना है, प्रॉफिट वगैरह है तो ऐड करना है, लॉस है तो लेस करना है माइनॉरिटी के शेयर कैपिटल में। वही मैंने किया है। माइनॉरिटी का शेयर कैपिटल है 20,000 रुपये, उसमें कैपिटल प्रॉफिट मिला है 5 इसीलिए मैंने ऐड किया, लॉस है 3000 इसीलिए मैंने लेस किया। सो टोटल आ गए मेरे 22,000। तो यहाँ पे सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द होल्डिंग कंपनी परचेसेस द शेयर्स एट अ प्राइस अबव इट्स नॉर्मल वैल्यू, द एक्सेस प्राइस इज कॉल्ड एज द डैश। सो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए क्या दिया है यहाँ पे हमने, द होल्डिंग कंपनी परचेसेस द शेयर्स एट अ प्राइस अबव इट्स नॉमिनल वैल्यू। सो जो भी नॉमिनल वैल्यू है, मतलब 100 की चीज़ अगर मैंने 110 रुपये को ली है, होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स जो है वो 100 के है सब्सिडियरी की, लेकिन उसे 110 रुपये दिए हैं, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा प्राइस है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हमेशा गुडविल कहा जाता है, वरना हम उसे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं, लेकिन प्रॉपर वर्डिंग उसके लिए गुडविल है। तो यहाँ पे मेरा सी ऑप्शन करेक्ट है। सो यहाँ पे सी ऑप्शन देख लेंगे हम। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब
जो होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है सब्सिडियरी कंपनी में, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है या उसमें लॉस हुआ है, वो कैलकुलेट करना मतलब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। मतलब भाई मैंने अगर उसके कंपनी के शेयर्स लिए हैं और उस कंपनी से मुझे ये मिल रहा है तो उसका कैलकुलेशन देखना है। हम हमेशा इनकम माइनस एक्सपेंसेस करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा फॉर्मूला है। यहाँ पे एक्सपेंसेस, क्योंकि मैंने वो खर्च किया है, एक्सपेंसेस माइनस इनकम करना है। सो जो भी आपको इनकम मिलता है वो माइनस करो, जो भी लॉस आता है वो प्लस करो। सो देख लो इन्वेस्टमेंट मैंने उसमें से कैपिटल लॉस माइनस किया है, उसके बाद फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल लॉस प्लस किया है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस की है, कैपिटल प्रॉफिट माइनस किया है। और इसका आंसर, अगर इन सारे कैलकुलेशन का आंसर मुझे प्लस में मिलता है तो मैं उसे गुडविल कहूँगी, अगर उसका आंसर मुझे माइनस में मिलता है तो मैं उसे कैपिटल रिजर्व कहूँगी। नेक्स्ट वन, ए लिमिटेड दैट इज़ अ होल्डिंग कंपनी holds 3 lakh rupees share capital in Q Limited, that is a subsidiary company. The face value of its shares is rupees 2 lakh. A Limited shares in capital profit of subsidiary company is rupees 10,000 and that of revenue profit is rupees 30,000. Calculate the cost of control. अभी मैंने कहा है expenses minus income हमें करना है। सो देख लो यहाँ पे वही किया गया है। इन्वेस्टमेंट मेरा खर्चा है 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है मैंने, उसमें से मुझे ओनरशिप मिली है 2 लाख की, सो मैंने इनकम माइनस किया। उसके बाद प्रॉफिट मिला है कैपिटल प्रॉफिट 10,000 का, वो भी मैंने माइनस किया। उसके बाद 30,000 का प्रॉफिट मिला, वो भी माइनस किया। फिर भी मेरा फ़ायदा है, और वो फ़ायदा मतलब मैंने ज़्यादा अमाउंट दी है तो वो अमाउंट होती है गुडविल। जैसे कि मैंने कहा है प्लस में अगर आपका आंसर आता है तो गुडविल, माइनस में आता है तो कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट वन, The accumulated profit of subsidiary company existing on the date of acquisition is known as। जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को एक्वायर करती है तो एक्वायर करने से पहले ही वहाँ पे कुछ प्रॉफिट रह सकता है, तो उस प्रॉफिट को मैं कैपिटल प्रॉफिट कहती हूँ। सो एक्विजिशन के डेट पे, वरना एक्विजिशन के डेट से पहले जो प्रॉफिट रहता है हम उसे कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। Next one, the intercompany transactions between holding and subsidiary company should be। अगर होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी के बीच के ही ट्रांजैक्शन है जिसमें एक देने वाला है और एक सेलर है और एक बायर है, तो उन ट्रांजैक्शंस को जो कंबाइंड बैलेंस शीट, जिसे हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कहते हैं, उसमें नहीं दिखाते। सो इट शुड बी एलिमिनेटेड। नेक्स्ट वन, the unrealized profit should have one effect by deducting from revenue profit of holding company and another is dash। so unrealized profit मतलब जो भी स्टॉक में बचा स्टॉक है, अगर दोनों के बीच के ही ट्रांजैक्शन और स्टॉक ज़्यादा प्राइस पे बेचा गया है तो वो स्टॉक अभी भी होल्डिंग कंपनी वरना सब्सिडियरी कंपनी के स्टॉक में है, बेचा नहीं गया, तो वो ज़्यादा वैल्यू पे दिखाया जाता है। तो जितनी भी ज़्यादा वैल्यू है हम उसे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहते हैं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट से माइनस किया जाता है, और क्योंकि ये स्टॉक में इंक्लूड है तो इसीलिए स्टॉक के वैल्यू से वो डिडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, उस पर बेस थोड़ा सा देखते हैं। द रेशो शेयर और द शेयरिंग रेशो ऑफ होल्डिंग एंड माइनॉरिटी इज 3:2। The capital profit is rupees 20,000. Calculate the share of minority in capital profit। बहुत ही आसान है, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो देख लीजिए दोनों का शेयर है 3:2। 3 + 2 = 5। सो रेशो हो गया 3/5 एंड 2/5। टोटल कैपिटल प्रॉफिट है 20,000, उसमें माइनॉरिटी का लेना है, तो माइनॉरिटी का है 2/5 रेशो, इसलिए 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 255 अगर मैंने किया तो 8,000 आता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, बिल्स रिसीवेबल ऑफ एच लिमिटेड इज रुपीज़ 40,000 एंड एस लिमिटेड इज रुपीज़ 5,000। एच लिमिटेड होल्डिंग है एंड एस लिमिटेड सब्सिडियरी है। Bill receivable of H Limited includes rupees 5,000 accepted by the S Limited. Finds the consolidated amount of H and
एस लिमिटेड्स बिल्स रिसीवेबल। सो यहाँ पे भी देख लो, अगर मुझे दोनों के बीच के ट्रांजैक्शन है तो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन शुड ऑलवेज बी एलिमिनेटेड, ये हमने पढ़ा है। तो दोनों के बीच के ट्रांजैक्शन को एलिमिनेट कैसे करने का एक ईजी आसान तरीका है, वो है एच लिमिटेड के बिल्स रिसीवेबल ले लो 40,000 प्लस एस के है 5,000, दोनों को कंसोलिडेट करके मिल जाएंगे, वरना हो जाएंगे 45,000। लेकिन दोनों के बीच का ट्रांजैक्शन का है 5,000 रुपये, जो मैंने लेस किया तो बचते हैं 40,000, जो प्योर तरीके से आउटसाइडर है। सो 40,000, ये बी ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट आएगा। Next, the stock of S Limited, that is a subsidiary, includes 40,000 worth of goods purchased from H Limited, on which H Limited charged a profit at 25% on sales price. Calculate the amount of unrealized profit of H Limited. Holding company shares is 4/5 in a subsidiary company. यहाँ पे भी कैलकुलेशन देख लो, बहुत ही आसान है। ये देख लो, एच लिमिटेड का प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स है, मतलब सेल्स पे 25%। सो जो अगर 40,000 का माल अगर मैंने बेचा है तो उस पर 25% मेरा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट निकालूंगी तो 10,000 आएगा। ये स्टॉक अभी भी एस लिमिटेड के गोडाउन में है, इसीलिए अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि उस पर ज़्यादा बढ़ा के गया है। वो 40,000 में 10,000 प्रॉफिट है तो वो बढ़ा दिया है, लेकिन उसमें होल्डिंग कंपनी का शेयर देखना है। तो होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना है 4/5। सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4/5, 8,000 रुपये मुझे कम करने पड़ेंगे प्रॉफिट से, तभी मेरा स्टॉक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एक्चुअल स्टॉक दिखाया जाएगा। इसलिए मुझे सी ऑप्शन यहाँ पे देखना है, वरना वो करेक्ट है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने इंक्लूड करने का प्रयास किया है। अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।